वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंग्लिश का आपका एक और पेपर जो है पार्ट करने वाले हम। ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इस पेपर को दो पार्ट में कवर किया था और पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है, इसलिए हम इसको कई पार्ट में कर रहे। और पार्ट में करने का मतलब ये रहता है कि एक पार्ट में कर देते तो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, या तो वीडियो या तो बच्चे क्या है कि एक तो पूरा वीडियोस देखते नहीं है, ठीक है, उसमें से भी 2 मिनट के, तो मैं इसको 3 पार्ट में कर रहा हूँ ताकि बच्चे भी देखें, उनको इजी थोड़ा वे में समझ आए, ठीक है। तो हमने एक पार्ट में तो हमने रीडिंग वाला जो सेक्शन था, सेक्शन आप इसे ए कहेंगे, ए हमने कर लिया था, बी कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम सी सेक्शन जो लिटरेचर वाला रहता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम पेपर को, ठीक है। आपको जर्नल जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखे कि क्या होते हैं, बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नए आते हैं, ठीक है, जो पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, 80 नंबर का आपका पेपर रहता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग का होगा, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का होगा, और सेक्शन सी आपका लिटरेचर यानी आपकी जो किताब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहने वाले हैं सेक्शन सी में। ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, ठीक है। और आगे बता रखा है कि आपको क्या है कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, वर्ड लिमिट को जो बताया गया है। ये भी बताया गया कि आपको क्वेश्चन नंबर देख लेना है, आप किसका आंसर दे रहे हैं, आपको सही आंसर जो है लिखना है, ठीक है, मतलब जो आप नंबर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और आगे भी और जो है दे रखे हैं। तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी। 3 सेक्शन होंगे आपके पेपर में जो हमने देख रखे हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सेक्शन ए देखें, फिर बी देखें, फिर उसके बाद सी पर आए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और वीडियो को एंड तक देखेंगे आप तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। एंड स्क्रीन में मैं वीडियो लगा दूंगा तो वहां पे आप क्लिक करके देख पाएंगे। और ये आपका इंस्ट्रक्शंस रहता है, यहाँ से पेपर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, पेपर करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो सेक्शन सी हम करेंगे, जो वीडियो डिस्कस, ठीक है, उससे पहले बता दूं कि हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो है नहीं जरिया पूछने का, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट रहता है आपको पेपर कराने के बाद, या आपको कोई और पेपर्स में या किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है, या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। पेपर की तरफ आते हैं, और ये आपका सेक्शन ही हमने डिस्कस कर लिया है। हम डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां से आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी हमने कर लिया है, जिसके अंदर हमने आपके एडवर्टीजमेंट हो गए, आपके पोस्टर हो गए, ठीक है, स्पीच डिबेट, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। सेक्शन सी के अंदर जो रहेगा आपका वो लिटरेचर वाला रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, और ये आपकी किताब से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, और नीचे से आपका बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 से जो है आपका लिटरेचर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका दिया गया है, जैसे ये आपका जो पोएम दिया हुआ है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आपको आंसर देने हैं। तो ये आप इस पोएम को देखेंगे तो ये चाइल्डहुड वाला आपका जो पोएम है उससे लिया गया है, और उससे ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 नंबर का ये आपका पोएम रहने वाला है। इसके अंदर हम क्वेश्चन की तरफ चले तो आपको क्वेश्चन की तरफ आना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ही हु इज माई इन द अबव लाइन, ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे तो इसके यहाँ बोला गया है माई किसके लिए यूज हुआ है, कौन है माई, ठीक है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी जब मेरा जो है बचपन चला गया। तो यहाँ पे माई जो है वो कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो जो पोयम जिसने लिखी है वही इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए पोयम किसने लिखी है। माई रेफर टू द पोट मार्कस नाटिन, ठीक है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो है मार्कस नाटिन जो है राइट आंसर ए आ जाएगा पहले का। जो आपका पूछा गया है हु इज माई इन द अबव लाइन, जो ऊपर की लाइन है उसमें माई किसके लिए यूज हुआ है, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज आई कंफ्यूज्ड, ठीक है, व्हाई इज आई कंफ्यूज्ड, यानी वो जो है मैं जिसके लिए यूज हुआ है वो कंफ्यूज्ड क्यों है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया बिकॉज आई डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि क्योंकि वो जो है यानी मैं समझ नहीं पाया
कि कब मैंने अपना जो है बचपन खो दिया। एक तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, बिकॉज आई कुड नॉट सर्च हेवन एंड हेल इन ज्योग्राफी, यानी मैंने कभी जो है भूगोल और में जो है स्वर्ग और नर्क को खोज नहीं सकता। ये चीज आ जाएगी क्योंकि मैं भूगोल में स्वर्ग और नर्क की खोज नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है हिंदी में जैसे, बिकॉज आई गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेगेटिव थॉट है, ठीक है। बिकॉज आई हैज लॉस्ट हिज माइंड, क्योंकि मैंने अपना जो है दिमाग खराब कर लिया है या मैंने खो दिया है, ठीक है। मैंने अपना दिमाग या तो खो दिया है, ठीक है। इस तरह से इसकी हिंदी बन जाएगी। तो आप देखेंगे व्हाई इज आई कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज क्यों है। यहाँ पे चाइल्डहुड की बात हुई है, इससे आप पोएम में देखेंगे, क्योंकि उसने क्या है अपना जो बचपन है वो खो दिया है। ये नहीं समझ पा रहा है। इसकी अगर हिंदी देखें, क्योंकि मैं को जो है समझ नहीं आता, मैं मतलब जो है इसका राइटर मार्कस नाटेन, ठीक है। यानी वो नहीं समझ पा रहा है कि उसने कब अपना बचपन खो दिया। राइट आंसर ए निकल कर आ जाएगा इसका भी। आगे बोला गया है एक्सप्लेन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, अगर हम हिंदी में इसका मतलब जाने, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि समझाना है आपको, एक्सप्लेन करना है कि इतने लेकिन इतने प्यार से काम नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बताना है, तो इट मींस दैट दे ऑल आर नॉट अडल्ट्स, यानी वो, इसका मतलब है कि वह सभी क्या है, अडल्ट नहीं है, यानी जवान, आप वयस्क जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वयस्क नहीं है। इट सीम्स दैट दे टॉक अबाउट लव, दे प्रीच लव, बट दे थीम स्लेव्स डू द अपोजिट, यानी वो क्या है कि वे बात कर रहे हैं कि प्रेम, ठीक है, उनके जो है हम देखें तो उनके प्रचार करने की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन स्वयं जो है वो खुद इसके विपरीत है, ऑपोजिट है। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 आपके इस तरह से हो जाएंगे, और ये 3 नंबर का पोएम था। जो पहला क्वेश्चन आप रहेगा आपका वो पोएम से रहेगा, यानी हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में जो छठा क्वेश्चन रहेगा आपका पोएम से रिलेटेड रहेगा, जो कि 3 नंबर का होगा। और पोएम आपका हमने जैसे ये दे रखा है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो है पोएम आएगा आपका इस क्वेश्चन में। इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा। यहां से आप देखेंगे जो आपका सेक्शन सी में बहुत ज्यादा आपके और दिए हुए, यानी दोनों में से कोई एक करना है, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है सेक्शन सी। तो मैंने जैसा पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई भी पहला अटेम्प्ट आप इन दोनों में से करना, बी या सी में से एक को आप लास्ट में करना। जिन बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल भी सेक्शन बी और सेक्शन सी, वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो गलती करेंगे, लेकिन सेक्शन ए में ये रहता है कि आप वहां ढूंढ सकते हैं, तो वहां चांस रहता है आपके सही करने की। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि सेक्शन बी या सी में से आप पहले करें। यहाँ हम देखें, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो हमने देखा, ठीक है। 6 का ये जो है हमने ए देखा है, ये भी याद रखना आपको। 6 में ए बी सी करके है, तो ए हमने देखा, ए का और है ये, और की तरफ आए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पोयम है आपका, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हाउ डज द अल्टरनेस ऑफ गोल्डफिंच अफेक्ट द ट्री, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो गोल्डफिंच है जो पेड़ को वो कैसे प्रभावित करती है, आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आप देखेंगे देन स्लीक अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अप अब्रूट सी एंटर्स द चिकनेस। यहाँ पे आप ये वाला जो चैप्टर है गोल्डफिंच वाला आप देखेंगे, तो जहाँ पे आपको, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो है धीरे धीरे जो पंछियां है वो आने लग जाती है, आपने इन चैप्टर को देखा होगा। तो ये 1 नंबर में है, इसका आंसर आपको जो है लिखना है खुद, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। दूसरा देखें हम, व्हाट हैज अबाउट लाइफ टू द ट्री, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की तरफ आ रहे, तो यहाँ पे जो है किस चीज ने जो है पेड़ में जान ला दी, ये आपको बताना है। तो प्लेइंग ऑफ द म्यूजिक, सिंगिंग ऑफ जो है गोल्डफिंच, स्टार्टिंग ऑफ अ इंजन, या एंट्री ऑफ गोल्डफिंच। जब एंट्री होती है गोल्डफिंच की, मुझे राइट आंसर यही लगता है, तब जो है इसकी जो है पेड़ में जान आ जाती है, जब जो है ये आ जाता है गोल्डफिंच। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन डी इसका लग रहा है। आगे हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ इसी में, द पोएटिक डिवाइस जो है यूज्ड इन स्लीक एज अ लिजार्ड इज, कौन सा है।
तो मेटाफोर राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया था कि स्लीक एज अ लिजर्ड में जो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं काव्यात्मक युक्ति, ठीक है, कौन सा यूज है, तो मेटाफोर आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं हिंदी में। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपका बी रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, उसमें ए बी सी करके होंगे, तो हमने ए पूरा देख लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बी देख लेते हैं। बी भी आपका कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें एक स्टोरी की तरह होगा। वो पोयम था, तो पोयम में थोड़ी जो है बहुत कम बच्चों को आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी वाला है थोड़े इजीली हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं बच्चों को करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया, हम डायरेक्ट बी में क्वेश्चन की तरफ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट टॉट इन द इंग्लिश स्कूल। ठीक है, यानी इनमें से क्या चीज जो है इंग्लिश क्लास जो होती है उसमें नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप देखेंगे ये वाला जो आप चैप्टर देखेंगे तो आपने इसे पढ़ा भी होगा। She did not believe in the thing they taught at a English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्क्रिप्चर्स आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये वाला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया जाता, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आगे हम देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द साइलेंस सिग्निफाई। ठीक है, तो आपको बताना है जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा कह रहा है कि जो साइलेंस का मतलब क्या होता है, चुप रहना या मौन रहना। ठीक है, उसको आपको बताना है, क्या बताता है मौन। तो यहाँ पे हम देखें, जो लेडीज है वो जो जाती है, ठीक है, स्कूल में जब उसे नहीं मिलता है, वहां पे धर्म ग्रंथों की पढ़ाई की करवाई नहीं जाती, तो क्या है वो साइलेंस हो जाती है, चुप हो जाती है। इसमें बोला गया है वो साइलेंस का मतलब क्या था, उसका मीनिंग क्या था, अर्थ क्या था उसका। तो साइलेंस का मतलब था, यहाँ पे देखेंगे, one day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed to her music had loud associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle flock. She said nothing but her silence meant disapproval। ठीक है, तो disapproval जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका दूसरे का। तो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड है, ये दो लिख गया है इसमें, ये थर्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हर द म्यूजिक हैज loud associations, what does दिस टेल अबाउट द ग्रैंड मदर। यानी उनकी आपको बोला गया है कि उनके अनुसार जो है संगीत में जो है ऐसे संबंध, ठीक है, मतलब गंदे संबंध, इसका मतलब होता है अश्लील संबंध है। क्या यह दादी माँ के बारे में बताता है, मतलब दादी माँ के बारे में ये क्या बताता है। ठीक है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द ग्रैंड मदर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ग्रैंड मदर, म्यूजिक इज ओनली फॉर, जो किसके लिए है, म्यूजिक ओनली फॉर उनके लिए है जो अगर हम ऐसे वर्ड यूज करें, वेश्याओं के लिए, ठीक है, और भिखारियों के लिए उनका ये मानना था। तो ये राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनके थॉट है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है बी, छठे का बी, और बी में आपका पहला, फिर और है इसमें। ठीक है, तो सब में और दिया गया है, जैसे ये हो गया आपका। अब अगला हम देखें, ये भी एक स्टोरी की तरह है। तो यहाँ पे बोला गया है, इसका जो पहला हम क्वेश्चन देखें, बाय व्हाट नेम विल्ड हैज बीन कॉल्ड इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखें तो बोला गया है कि जंगली गधे जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। अगर आप ऊपर उसमें देखें, ठीक है, पैरा में, तो किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा क्यांग, इसके नाम से जाना जाता है। पहले का हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर। दूसरा हम देखें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैरास प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि घास के बारे में बात हुई कि घास से अधिक जो है, घास से अधिक पथरीला हो गया है। मुहावरे के बारे में आपको बताना है, क्या अर्थ है मुहावरे का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि नाउ देयर वाज लेस ग्रीनरी, ठीक है, इन द एरिया, यानी जो घास है वो कम हो गया, ग्रीन एरिया जो है वो है ही नहीं, कम हो गया है। द एरिया हैड बिकम हिली
जो एरिया है वो क्या बन गया है, इलाका बन गया है पहाड़ी, और देयर वर मैनी स्टोन रॉक्स इन द वे इन द एरिया। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा जो है पत्थर और चट्टाने जो है वो रास्ते में आ गए हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। इसके बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन था आपका कि घास से अधिक पथरीला हो गया है, इसका मतलब मुहावरे का मतलब क्या था ये बताना था। तीसरा हम देखें, यहाँ पे बोला गया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट डू नॉट इंडिकेट अ टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित ऐसे कौन से शब्द है जो उद्धरण में प्रयोग किए जाने वाले जो एक प्रकार से जो है एक प्रकार की गति को इंगित नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है सी, ऑप्शन सी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, जो आप बी देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये पूरा बी हमने पहला भी कर लिया है यानी इसका ये, और भी कर लिया, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब सी की तरफ आते हैं जो 4 नंबर वाला है। यहाँ तक जो आपने देखे ये 3-3 नंबर वाले थे, ए और बी जो आपने देखे ये 3-3 नंबर वाले थे। अब हम आते हैं सी की तरफ, और सी वाले को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द वर्ड डैम स्टैंड फॉर, द वर्ड है वो डैम यानी वे होता है, मतलब डैम का स्टैंड किसके लिए है आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये वाला आपका है, ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो डैम है, राइट आंसर मुझे जो है थिंग्स यानी चीजों के लिए जो है राइट आंसर लगता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, डैम जो है वो चीजों के लिए यूज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, दूसरा जो क्वेश्चन है, द नरेटर जो है रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एज, जो है जो नरेटर है यानी जो जाने वाली है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा कि उसको भूलने के जो है पते को भूलने का जो है प्रयास क्यों करती है आपको बताना है। तो इट वॉज मीनिंगलेस टू विजिट इट। ठीक है, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर हैड लॉस्ट देयर चार्म, मिस्टर डोलिंग रिफ्यूज टू अलो हर टू कम देयर। राइट आंसर जो है आपका बी वाला लग रहा है मुझे। जब ये जाती है यहाँ पे तो इसकी मम्मी, इसकी जो मॉम है, ठीक है, इसकी जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसके जो सामान होते हैं वो पहले से ही उसके आकर्षण खो चुके होते जो भी है, तो इसलिए वो क्या है वहां नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो पता भूलने का प्रयास करती है। उसकी माँ के जो सामान थे उसने अपना जो आकर्षण था वो खो दिया था, तो ये एक रीजन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। आप तीसरा देखें हम, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अपोजिट ऑफ एबंडेंस। ठीक है, एबंडेंस का जो है आपको बोला गया है अपोजिट वर्ड जो है ढूंढने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बहुत। अब आपको जो है इससे उल्टा ढूंढना है तो यानी कम ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पैरा में, इस लाइन में देखेंगे हैंडफुल यानी होता है, इसका मतलब होता है मुट्ठी भर यानी बहुत कम, तो ये आ सकता है, ये मुझे लगता है कि ये आ सकता है राइट आंसर। ठीक है, मुट्ठी भर, ये राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम देखिए फोर्थ वाला, एक्सप्लेन ऑफ ऑल द थिंग आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द असिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है आपको समझाना है कि सभी चीजें जिन्हें मुझे भूलना था पर वे क्या है आसान हो गई, आपको बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो चीजें उसे भूलनी थी वो आसान क्यों हो गई, क्योंकि जब वो उधर जाती है, क्योंकि वहां पे उसकी मॉम की जो है डेथ होती है, तो जब वो भूल भी नहीं पाती इस वजह से। आप बाकी आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, क्यों नहीं भूल पाती वो यहाँ पे बताना है। आगे हम इसमें और देखें, जो आपका सी वाला है इसी में और दे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पिग्मी चेस्ट रेफर टू, ये जो पिग्मी, यहाँ पे देखिए जो पिग्मी है चेस्ट का अर्थ क्या है यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिग्मी चेस्ट, यहाँ पे द स्मॉल फ्रंट पार्ट ऑफ चाइल्ड, द लार्ज चेस्ट ऑफ चाइल्ड, द सॉफ्ट चेस्ट ऑफ चाइल्ड, या द चेस्ट ऑफ पिग्मी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट। यहाँ पे इसकी मीनिंग देखिए हम हिंदी में, तो हम देखते हैं इसकी मीनिंग को कि और फिर एक चमत्कार रूप में पिग्मी छाती जिसे जो है उसके हाथों ने घेर लिया, यानी विच हिज हैंड एनक्लोज्ड, उसके हाथों ने घेर लिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट में। ठीक है,
इसका आंसर आप मुझे बताएं कि क्या आएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे पे। द डॉक्टर रेडियोबल जो है हिज एफर्ट्स, यानी ये क्या है, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। रीडबल्ड हिज एफर्ट एज द चाइल्ड, यानी क्या है कि वो दो गुना कर देते हैं अपना एफर्ट। आपको बताना है द डॉक्टर जो है वो अपना प्रयास जो है दोगुना कर दिया। क्या था रीजन? was getting cold, यानी ठंड हो रहा था। was showing some signs seeing was showing some जो है इसको साइन दिख रहा था रिकवरी का। it was the last try left with him या was dead। तो इन्होंने क्या है कि अपना अंतिम प्रयास जो है, अपनी आखिरी कोशिश थी जो उसके पास बची थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रयास क्या है दोगुना कर दिया था। तो ये वाला आप स्टोरी पढ़ेंगे तो ये काफी अच्छा स्टोरी है, मैंने भी इसे पढ़ी है। इससे आप देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन को, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द सेम ऑफ डीजी। ठीक है, डीजी का जो है आपको सेम जो है, डीजी का मतलब क्या होता है, हम देखें तो इसका मतलब होता है चक्कर। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें इसका हिंदी, इसमें देखें हम पैरा में इसका डीजी का जो है उल्टा हमें क्या ढूंढना है, और सेम ढूंढना है हमें यहाँ पे डीजी का, यानी चक्कर होता है, और इसमें किसका मतलब भी चक्कर होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे गिडी जो है इसका भी मतलब चक्कर होता है, तो राइट आंसर जो आपका गिडी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिडी इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ केयरलेस। केयरलेस की जो है आपको अपोजिट ढूंढना है, यानी केयरलेस का मतलब होता है चिंता ना करने वाला, ठीक है, काम ना करने वाला या परवाह ना करने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी, इसका निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से पूरे हो जाते हैं। इसके अंदर आपने ए बी सी 3 देखे, ठीक है, उसके अंदर आपको अथवा भी मिले। तो आई होप कि आपको ये वाला 6 वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके अंदर आपको जो दिक्कत आने वाली है वो सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ए वाले में, क्योंकि इसमें थोड़े पोयम रहेंगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है, बाकी आप स्टोरी वाला थोड़ा कर भी सकते हो। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो आता है वो 7वां आता है। यहाँ पे बोला गया आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन 30 से 40 वर्ड्स में आपको किन्हीं दो का आंसर देना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आए, और इस क्वेश्चंस के नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। और ए पे आते हैं हम सबसे पहले, एक्सप्लेन बोथ विद द लेबोर्ड ईज ऑफ लॉस इन रेफरेंस टू द पोएम अ फोटोग्राफ। यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 का जो ए सॉरी 7th का जो आपका ए है, जो फोटोग्राफ है, कविता आपने पढ़ी होगी, उसमें जो है आपको बोथ वेरी विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस की व्याख्या करनी है। ठीक है, बोथ व्रे विद द लेबोर्ड इज ऑफ लॉस की जो है इसमें व्याख्या करनी है, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, फॉर द पोट जो है पोएट, लॉस मींस दैट द डेथ ऑफ हिज मदर। लॉस का मतलब क्या है कि उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो गई। ही हैज मेमोरीज ऑफ हिज डेथ डेड मदर बट द मिसिस, ठीक है, उन्हें याद कर रही थी हर लॉटर एंड जो है हर प्रेजेंस व्हिच विल नेवर रिटर्न टू द पोएट। यानी इसका मतलब है कि एक तो वो किस वजह से जो है लॉस में था, मतलब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम की जो है माँ की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके पास उसकी जो है उसकी मृत जो माँ है उसकी यादें थी, लेकिन वह जो है उसकी हंसी और उसको याद कर करके जो है उसे हंसा करती थी, और लेकिन कभी जो है किसी को उसके पीछे की जो दर्द है वो नहीं समझ में आया। कुछ इस तरह से स्टोरी आप इसे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मैंने बाकी आंसर लिख दिया है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी का बी देखे, बी में पूछा गया है, डू यू थिंक इट वाज द sheer luck or the skill of the captain we save the voyagers explain। यहाँ पे बोला गया है कि क्या आपको लगता है कि सरासर, ठीक है, जो है किस्मत या कप्तान का कौशल था जिसने जो है यात्रियों की जो है जान बचा ली, आपको बताना है। तो द कैप्टन स्किल हैड इंडीड इट सेव्ड द पैसेंजर। ठीक है, इतने में ही राइट आंसर निकल कर आ जाता है कि उसके जो है कैप्टन की क्या है स्किल थी जिसके कारण जो है पैसेंजर की जान बची। बाकी आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा,
इंपॉर्टेंट है सभी जो क्वेश्चंस लिए गए जिस चैप्टर से, वो चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उनको सही से कर लेना। सी वाला हम देखें, हाउ वाज बखर अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज रिटन इन अदर हिस्ट्री बुक। ठीक है, जो पानीपत की लड़ाई होती है, पानीपत की लड़ाई का जो बखर का बता रखा है इतिहास की अन्य बुकों में लिखे गए विवरणों से किस प्रकार जो है अलग है, आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार से डिफरेंट है, तो वहां पे देखिए ऑल हिस्टोरिकल टेक्स्ट स्टेट दैट द मराठा मराठा आर्मी लॉस्ट द बैटल। यहाँ पे जो बताया गया है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए कि सभी जो ऐतिहासिक बुक होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मराठा जो सेना थी वो लड़ाई हार गई थी, तो ये डिफरेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे विश्वास राव वाज वॉन्डेड बाय अ बुलेट, ठीक है, विच डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ द आर्मी। जिन्होंने ये बता रखे होते कि जो विश्वास राव था गोली लगने से घायल हो गए थे और जो है उनकी सेना जो है ऐसे ही नष्ट हो गई थी, तो ये बता रखा है, ये डिफरेंट बता रखा है। डी वाला देखें हम, डी में बोला गया द रूट कॉज, यहाँ पे बोला गया है द जनरेशन जो है गैप प्रेजेंटेड इन द पोएम फादर टू सन लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज ओनली द फादर टॉकिंग टू हिज सन रेदर देन हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग हिम। एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो बोला गया आपका कि पिता से जो पुत्र, जो कविता है ये आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि उसके पिता और पुत्र के जो बीच है वो क्या कारण है जिससे जो है दूरियां बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है वन रीजन फॉर जनरेशन गैप, एक इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ हो गया, और एक कम्युनिकेशन हो गई यानी संचार हो गया, तो इस रीजन से ये राइट आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर वाले हैं। ऊपर जो आपने देखे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2-2 नंबर के आपने 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, वैसे 4 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको जो बताया गया है 2 क्वेश्चन करने आपको, ये भी 3-3 नंबर वाले थे, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और नीचे भी आपको जो है 3-3 नंबर वाले हैं, लेकिन इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। हाउ डिड आराम जो है रिएक्ट व्हेन ही सॉ द हॉर्स, व्हाई कुड ही नॉट बिलीव हिज आईज। यानी क्या है कि आराम कैसे जो है रिएक्ट करता है जब उसने देखा घोड़ा, और वह क्यों अपनी आंखों पर भी बिलीव नहीं कर पाता, आपसे पूछा गया है कि ये इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको बताना है, और एक हमने छोड़ दिया है क्या? नहीं, सही है, मुझे लगा छूट गया कोई क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आराम के बारे में, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर जो था आराम के बारे में कि जो वह अपनी आंखों पर भी यकीन क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। व्हेन आराम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसका कजन जो है मोराद सीटिंग ऑन अ मैग्निफिसेंट व्हाइट हॉर्स, यानी वो सफेद घोड़े पे बैठा होता है, तो उसे आंखों पर, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उससे पता है कि वो जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। दे नो दैट दे कुड नॉट बाय अ हॉर्स, उनको पता है कि वो क्या है कि घोड़ा खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जो है वो बहुत जो है, ये इसका राइट आंसर है, इसीलिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ठीक है, इसमें और दिया हुआ है इन द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक है, जो मेलन सिटी है, द किंग इज जस्ट अ प्लेस, व्हाई डज ही देन लॉस हर टेम्पर। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है जो मेलन सिटी वाला है, ठीक है, जो मेलन सिटी है उसकी कहानी में जो राजा है वो न्याय प्रिय और शांत है, फिर भी वह क्या अपना आपा खो देता है, क्यों, आपको बताना है। तो ही वॉज रेडी टू हैंग एनीवन हु कुड बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, जो भी एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता हुआ जो है उसे जो है फांसी पे तुरंत जो है चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, किस वजह से वो अपना आपा खो देता है। ही इज सेड टू बी कूल बट लॉसेस हिज टेम्पर ओवर अ माइनर इंसिडेंट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज्यादा बड़ा बना देता, तो ये एक रीजन हो गया, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा।
इसमें से आपको एक करना था। 9वें क्वेश्चन की तरफ आए। आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 से 150 वर्ड, और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। आपको डिस्क्राइब करना है डिफिकल्टीज एंड यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या फेस किया गया निक जो मिडलटन है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। द सिल्क रोड चैप्टर है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये है, जो माउंट कैलाश है उसकी यात्रा करते समय जो निक मिडलटन है, ठीक है, उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे सामने इजी वे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेदर है वो बहुत ठंडा था, ठीक है, वेरी कोल्ड। रोड्स जो थे वो बहुत खराब थे। लैक ऑफ फैसिलिटीज और लोडिंग, ठीक है, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी की प्रॉब्लम थी। तो इनको आप पॉइंट में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई है, जो मेन मेन चीज थी वो बता दी मैंने आपको कि एक तो बहुत ज्यादा ठंड थी, ठीक है, रोड बहुत खराब थे वहां पे, फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं थी, फूड भी सही नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन भी सही नहीं था। तो ये चीजें की उसको जो है प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हैं। ठीक है, ये चीजों की दिक्कत हुई। और आगे हम आते इसी में और दिया हुआ है, ये 6-6 नंबर के है, लेकिन मैंने इसे जो है बहुत शॉर्ट में बता रखा है, आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने बता रखे हैं। इसी में 8वें में है कि इन जनवरी 2005 में जो है हिस्ट्री वाज क्रिएटेड, जो इतिहास जो है क्रिएट होता है इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी में जो है एक हिस्ट्री क्रिएट होता है क्या इन जनवरी 2005 में। तो राइट एन आर्टिकल ऑन इट विद रेफरेंस टू डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज, ठीक है, इससे आपको रिलेट करके जो है लिखना है राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर मैंने लिख रखे हैं पॉइंट्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर को। ठीक है, एन एटोनॉमी प्रोफेसर एक्स राइज द मम्मी इन 1968 एंड डिस्कवर्ड दैट ट्रूथ हैड नो फ्रंट रिब्स और जो है ब्रेस्ट बोन। यहाँ पे ये आएगा कि जो शरीर जो बना हुआ था, जैसे उसके अंदर जो भाग थे जिसमें से आप देखेंगे उसकी जो पसलियां थी वो नहीं उपस्थित थी, तो वो मानते हैं कि जब दोबारा से जो है मम्मी को निकाला जाता है उसमें देखा जाता है तो उसके अंदर जो है पसलियां जो होती है वो नहीं थी, तो इसका वो निकालते हैं कि इसकी जो है साधारण मौत नहीं थी, ठीक है, कुछ अलग ही था। तो ये चीजें निकल कर आती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द फैक्ट इंडिकेट्स, यानी जो फैक्ट मिल रहे थे हमें वो इंडिकेट कर रहे थे टूट मोस्ट लाइकली डिड नॉट पास अवे नेचुरली, यानी वो नेचुरली नहीं मरे हैं। और भी काफी पॉइंट्स आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से मैंने आपके पॉइंट लिख दिए, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बाकी आपने कुछ चैप्टर पता होगा इस ये वाला, तो आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों को जो दिक्कत आती है, जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उसमें से मैं भी हूँ, मेरे को भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ बता दूं जो मुझे आता है। तो उसमें काफी ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम तो ये होती है, वो क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपको करना क्या है कि जो चैप्टर्स है आप उसकी समरी तैयार करते होंगे, हिंदी में पढ़ते होंगे, उसको इंग्लिश में भी देखिए, उससे आपको जो है थोड़ा थोड़ा पता चलेगा वर्ड के बारे में। व्हाट वाज द नरेटर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे, और ये भी 6-6 नंबर वाला है। तो व्हाट वाज द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन शी वेंट टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग हाउस द सेकंड टाइम। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ऊपर 3 नंबर में कि आपने देखा होगा वो पोयम भी आया हुआ था उसका। तो जस्टिफाई यहाँ पर जो दूसरी बार जब जो नरेटर है वो विजिट करती है, तो वो सेकंड टाइम में क्या उसको अलग दिखता है, आपको बताना है एक्सपीरियंस कैसा था उसका। जस्टिफाई इट्स आउटकम विद रेफरेंस टू द एड्रेस वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाले चैप्टर से। तो सेकंड टाइम जब जो है वो जाती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे राइट आंसर मैंने लिख रखा है। ऑन हिज सेकंड विजिट अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 लुक द नरेटर इनसाइड एंड he saw a old fashioned iron, ठीक है, हनुक कैंडल होल्डर that had belonged to him। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो देखती है, सेकंड टाइम भी जाती है, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। ये आपके जो है आंसर्स है। ठीक है, इसके बाद 8वें में एक क्वेश्चन और है आपका, डज द लेसन द टेल ऑफ मेलन सिटी मॉक द प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल एंड प्रॉपर जजमेंट, जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसका राइट आंसर आप इसे पढ़ सकते हो
कि ये फेयर जजमेंट आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि जो आप पार्ट देखे हो द टेल ऑफ मेलन सिटी जो है, उसकी जो मेलन सिटी है वहां पर क्या है कि निर्णय का एक तरह से जो है जो एक तो निर्णय जो फैसले आते हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से, तो आपको बताना है और यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए आप इसे पढ़ सकते हो पूरा, और ये आपका पेपर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन आंसर्स को आपको देख लेना है, इन क्वेश्चन को समझ लेना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेम आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते मैं बता दूंगा नहीं आ सकते, लेकिन जो आ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके आपको रखना है। तो ये क्वेश्चंस आंसर जितने भी मैं कराऊं आपको इन्हें देख लेना है, और चैप्टर की समरी तो आपको पता ही होनी चाहिए, जब आप एक बार जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। ये आपका जो है पार्ट 3 हमने देखा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। वीडियो के नीचे आपको जो है लाइक का बटन भी दिखेगा, उससे भी जरूर क्लिक करें। इससे वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलती है, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने जो भी क्लास रूम फ्रेंड्स है उसमें। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम दूसरे पेपर्स में। इंग्लिश का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर दिखेंगे। ऐसे इंग्लिश के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर इंग्लिश के पेपर दिखेंगे, और जो आएंगे पेपर उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि बच्चों को क्या हो, पेपर ढूंढने में इजी हो। ठीक है, आसानी हो, आसानी से वो पेपर ढूंढ पाए। बाकी ये था वीडियो। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।